कमल की खौफनाक मौत को 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लग सका था कि उसको किसने मारा। फिर अत्यंत मायूस होकर थानेदार भोलू सिंह एक बार पुनः उस वारदात स्थल पर गया और गहराई से जब उसने उस जगह का मुआयना किया तो वहां उसे गुलाबी रंग की एक चोली दिख गई। उस चोली को थानेदार ने राम सिंह को दिखाया और उससे पूछा कि यह चोली किसकी हो सकती है। राम सिंह ने पूछा, ये चोली कहाँ से मिली? भोलू सिंह, साहब, जिस जगह कमल की अंगूठी मिली थी उसी के समीप झाड़ियों में फंसी थी ये चोली, किंतु इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आज मैंने जब इस चोली को झाड़ियों में फंसे देखा तो मैंने सोचा कि शायद इस चोली का संबंध भी इस वारदात से हो सकता है। राम सिंह ने झरने पर अक्सर लावण्या को इस पीली चोली में देखा था। उसने थानेदार भोलू से कहा, इस चोली के बारे में चर्चा किसी से ना करना जब तक मैं इसका पता ना कर लूं कि यह चोली किसकी है। भोलू सिंह, जैसा हुक्म सरकार। और यह कहकर भोलू चला गया। राम सिंह ने उस चोली को अच्छे से देखा और उसकी आंखों के सामने उस चोली को पहनकर झरने में लावण्या के नहाने का दृश्य सजीव हो उठा, क्योंकि कभी लावण्या समीज पहनकर नहाती थी और कभी इस पीले रंग की चोली पहनकर। शायद उसके पास अंदरूनी सिर्फ 2 ही कपड़े थे। अब उसे इस बात का पक्का विश्वास हो गया था कि यह चोली लावण्या की ही थी। फिर उसने सोचा कि अगर यह वास्तव में लावण्या की ही चोली है तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है, क्योंकि हो सकता है उस दिन कमल जब शहर से गांव आ रहा था तो रास्ते में उसने झरने पर लावण्या को नहाते हुए देखा होगा और उसके खूबसूरत बदन को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी और झरने से बाहर आकर अपने बदन को पोंछकर चोली पहनते समय कमल ने उसे दबोच लिया हो और उसकी चोली को झाड़ी में फेंक दिया हो और कमल की बाहों में तड़प रही लावण्या ने ही उसका खून कर दिया हो और उसके बाद कोई जंगली जानवर उसे खा गया हो। लेकिन कमल ने अपनी बहन लावण्या की इज्जत लूटने की कोशिश क्यों की, यह सोचते ही उसका दिमाग भन्ना गया। लेकिन तुरंत उसने अपने दिमाग को झटका दिया और सोचा कि कमल को क्या पता था कि लावण्या उसकी बहन है, और जब उसे इस सच का पता ही नहीं था तो लावण्या की खूबसूरती को देखकर अगर उसका दिमाग फिर गया तो उसमें उसका क्या कसूर है। लेकिन लावण्या ने कमल की जान कैसे ली, यह बात तो लावण्या से मिलने के बाद ही पता लगेगी। कमल गांव वालों के नज़र में उसकी पत्नी सरोज का पुत्र था, लेकिन हकीकत में तो वह उसकी रखैल का पुत्र था। इसलिए उसकी नसों में खून तो गंदा ही था। उसकी हरकतें बचपन से ही सही नहीं थी और लड़कियों के प्रति उसका आकर्षण कुछ ज्यादा ही था। वो अक्सर उसके साथ गलत हरकतें करता था, उन्हें छेड़ता था, उनके साथ बदतमीजी से पेश आता था और इस तरह की शिकायतें अक्सर उनके पास आती थी जिन्हें वह इग्नोर कर देता था। लेकिन वह जानता था कि अगर 4 लोगों की शिकायतें आती हैं तो 40 लोगों के साथ वो गलत काम करता होगा, क्योंकि अधिकतर माँ बाप ऐसी स्थिति में अपनी लड़कियों को ही समझा देते हैं, उन्हें बचकर रहने की सलाह देते हैं और शिकायत नहीं करते, क्योंकि वह पहले से ही जानते हैं कि जमींदार राम सिंह से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन बेटे की इस गंदी मानसिकता से परेशान वह भी था। हालांकि उसकी खुद की मानसिकता भी बेहद गंदी थी, फिर भी वह चाहता था कि उसका पुत्र अपनी सीमा में रहे और किसी के साथ ऐसी हरकत ना करे जिससे समाज में उसकी बदनामी हो। लेकिन कमल अपने बूढ़े बाप की सच्चाई को जानता था। उसकी नजरें भी जवान लड़कियों को ढूंढती रहती और उसकी मानसिकता यही थी कि हर लड़की सिर्फ भोग की वस्तु है और उसे अपनी वासना का शिकार बनाना उसका अधिकार है। जब बाप अपनी ऐश के लिए किसी रखैल को अपने पास रख सकता है तो वह भी तो उन्हीं का बेटा है, और किसी लड़की के साथ ऐश करने पर वो उसे कैसे रोक सकता है। और इसलिए वो अपने बाप को साफ शब्दों में बोल देता था कि किसी भी लड़की से संबंध बनाना यह उसका निजी मामला है और इस बारे में उसे टोकना नहीं चाहिए। राम सिंह के पास अपने बेटे के तर्क का कोई जवाब नहीं था, और यह सच है कि जब कोई इंसान खुद गलत होता है तो दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार उसे नहीं होता। और चूंकि उसके जवान होते ही गांव में उसकी गंदी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने उसे शहर में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। कमल अपने बाप की सारी संपत्ति का इकलौता वारिस था और उसके पास धन की कमी नहीं थी। उसको पढ़ाई करके वहीं नौकरी भी नहीं करनी थी, इसलिए वो कक्षा 10 के आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी अपने बाप की बात को मानकर वो शहर चला गया, क्योंकि उसके मन में यह धारणा थी कि शहर की लड़कियां गांव की लड़कियों से ज़्यादा स्मार्ट और खुली हुई होती है। इसलिए पढ़ाई के बहाने हॉस्टल में रहकर
उन लड़कियों के साथ भी उसे ऐश करने का मौका मिलेगा और वहां उसे रोकने टोकने वाला कोई ना होगा। लेकिन गांव में भी अपने पैसों के दम पर उसने बहुत सी लड़कियों को पट्टा रखा था और जब भी वह गांव आता उन लड़कियों के साथ ऐश करता। और लावण्या तो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन हड़कू उसके यहाँ नौकर था, इसलिए लावण्या पे उसकी नज़र कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन कोई जवान बिगड़ा लड़का अगर किसी जवान लड़की को अकेले में झरने में नहाते देखे, उसे नंगी अवस्था में अपने कपड़े बदलते देखे, तो ऐसी स्थिति में उसका बेकाबू हो जाना लाजमी है। और उस दिन भी यही हुआ। जब कमल ने लावण्या के देह को अपना बनाने की कोशिश की तो लावण्या ने मेरे बेटे कमल को मार दिया और अब इस सच्चाई का वह खुद पता लगाएगा लावण्या से मिलकर। सुना है सपनों का भी कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है और सपने में जो कुछ भी होता है उसका भी कहीं ना कहीं वास्तविकता से संबंध होता है, क्योंकि जिस तरह आत्मा परमात्मा का संबंध होता है उसी तरह इंसान की सोच का और उसके सपनों का भी आपस में संबंध होता है। अगर उसको डरावना सपना आता है तो इस डरावने सपने का भी उसकी दुनिया में कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। अभी 1 सप्ताह पहले ही कमल ने उसकी अस्मत को लूटने की कोशिश की, उसके जिस्म को अनगिनत घाव दिए, फिर किसी ने उसकी जान बचाई, उसको नई जिंदगी दी, और फिर किसी ने कमल जैसे नीच अधर्मी को मार दिया और उसके जिस्म को कच्चा चबा गया। मतलब किसी ने अगर उसे मारने की कोशिश की तो किसी ने उसे बचाया भी। यह खौफनाक जिंदगी का सच। और इसी दौरान सपने में भी इस तरह के खौफनाक दृश्यों का आना, कुछ ना कुछ इसमें आपस में संबंध जरूर है, क्योंकि इस विभत्स घटना के पहले भी तो इस तरह के डरावने सपने आ सकते थे, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और इससे यह बात प्रमाणित होती है कि हमारे सपनों का हमारे इस दुनिया से संबंध है। और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ भी है कि जब हम खुश रहते हैं तो हमें सपने भी खुशी के आते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो सपने भी दुख के आते हैं, और जब हम डरे होते हैं तो सपने भी डरावने ही आते हैं। कोई हमारी रक्षा करता है तो हमारे सपनों में भगवान भी आते हैं, और साथ में वो अच्छे लोग भी आते हैं जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, लेकिन उनकी नज़रें हमेशा अपने भाई बंधुओं रिश्ते नातों पर ही होती है। और ऐसे ही जिस तरह बहुत से अच्छे लोग इस धरती पर हैं, उसी तरह से बहुत से अच्छे लोग हमारे सपनों की दुनिया में भी हैं, और जैसे बहुत से बुरे लोग भी इस दुनिया में हैं, वैसे ही बहुत से बुरे लोग हमारे सपनों की दुनिया में भी हैं। इसलिए आज अगर उसे कुछ डरावने सपने आए हैं, खून के मंजर उसने देखे हैं, किसी महिला का बेबस चेहरा उसने देखा है, उसका करुण क्रंदन उसने सुना है, तो इसका भी कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा। बापू ने कहा था कि मेरी माँ को सांप ने डस लिया था, इस कारण उसकी अकाल मृत्यु हुई, और दादी ने खुदकुशी कर ली। माँ को सांप ने काट लिया, यह तो एक हादसा हुआ, लेकिन दादी ने अगर खुदकुशी की तो ये खुदकुशी उन्होंने क्यों की, इस बारे में बापू ने मेरे को कभी बताया नहीं। तो मेरे सपने में दिखने वाली वह धुंधली आकृति कहीं मेरी दादी की तो नहीं थी। मेरी दादी का सच क्या है? जरूर कुछ ऐसा है कि मेरी दादी शायद आज भी दर्द में तड़प रही है और उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, और शायद इसलिए उन्होंने मेरे सपने में मुझे दर्शन दिया है। वह मेरे से कुछ कहना चाहती है, मुझे कुछ बताना चाहती है, या मुझसे कुछ मांगना चाहती है। एक औरत तो चंद पैसों के लिए कुछ दरिंदों के हाथ में सौंप देना, उसका खौफनाक चेहरा, उसकी चीख, कुछ तो अर्थ है इसका। लेकिन क्या अर्थ है, इस सच्चाई को मुझे जानना होगा। मुझे बापू से उनके बारे में पूछना होगा कि उन्होंने क्यों अपनी जान दी। और मेरे बापू ने मेरी माँ के बारे में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि मेरी माँ कैसी थी। हालांकि उनका घर में एक चित्र जरूर है, और उस चित्र से ये मालूम होता है कि मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी, और वह हमेशा मुझे घर पर ही रहने की हिदायत देते थे, कहीं जाने को मना करते थे। कोई हमारे घर आता जाता भी नहीं था, कोई मेरी दोस्त सहेली भी नहीं थी। बस जब दिल करता तब सुबह सुबह झरने पर स्नान करने जरूर चली जाती थी मैं, और वह भी इसलिए कि घर पर पानी की किल्लत है। मगर वहाँ पर बापू देर तक रुकने को मना करते थे और मुझ पर तरह तरह की पाबंदी लगा रखी थी। हालांकि मेरे बापू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन राम सिंह की हवेली पर वह मुझे कभी नहीं ले गए जहाँ वो काम करते हैं, और उन्होंने मुझे कभी कमल से नहीं मिलाया, जबकि उन्हें मालूम था कि कमल मेरा भाई है। यह माना कि किसी कारणवश इस रहस्य को उन्होंने मुझसे छुपाया, लेकिन मुझे उससे मिलाया क्यों नहीं, या कमल को कभी मेरे घर क्यों नहीं बुलाया, मुझसे राखी क्यों नहीं बंधवाई।
और अगर इस कारण से उन्होंने इस सच को मुझसे छुपाया कि कमल मेरा भाई था, तब भी तो वह उसे अपने घर पर बुला ही सकते थे और मुझसे राखी बांधने को कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कमल को मुझसे इतनी दूर क्यों रखा कि वो भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को ही समझ ना सका और उसने अपनी बहन को ही अपने जिस्म की भूख मिटाने का एक साधन मात्र समझा और मुझसे ही अपनी हवस मिटाने की कोशिश की। लेकिन इस पावन रिश्ते को तार तार कर देने का अंजाम बुरा तो होना ही था, इसलिए अत्यंत क्रूरतापूर्वक बेमौत मारा गया। लेकिन इन सभी बातों का पता करना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मुश्किल समय में किसने मेरी जान बचाई और किसने कमल को उसके पापों की सजा दी, और मेरी मम्मी को अचानक सांप ने क्यों काट लिया, क्या उसके पीछे भी कोई राज था, और मेरी दादी ने आत्महत्या क्यों की। अगर इन सभी बातों का जवाब मेरे बापू मेरे पूछने पर भी मुझे नहीं बताते तो मुझे खुद पता करना होगा कि आखिर इन सब के पीछे का सच क्या है। कमल मेरा भाई था, यह कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इस सच का भी पता करना होगा कि अगर वह मेरा भाई था तो वह राम सिंह के यहाँ क्यों रहता था, मेरे साथ क्यों नहीं रहता था, और अगर मैं उसकी बहन थी तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मेरे बापू ने मुझे उससे दूर रखा और हम दोनों को एक दूसरे से कभी मिलने नहीं दिया। ये सारी पहेलियां बड़ी विचित्र थी जिनका हल ढूंढना बहुत जरूरी है।